हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक और बेहद खास चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट बहुत ही खास चैप्टर है, इसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये बेहद खास चैप्टर है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न सिर्फ आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लस सोशली अवेयर होने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी आपको इन चैप्टर में आए हुए तमाम महत्वपूर्ण बातों को जानना बेहद जरूरी है। तो आज के इस सेशन में आप कहीं जाइएगा नहीं, हम एक बार में इस महत्वपूर्ण चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या चर्चा होने वाली है इसकी बात भी अभी हम इनिशियल में करेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, एक खास बात की ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पाते हैं। आपको यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कभी भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, कभी भी कोई आपको कूपन कोड डिस्काउंट पैकेज के हिसाब से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निःशुल्क रूप से अपनी सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से पा सकते हैं, ठीक है। और आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपकी सारी की सारी सिलेबस को हम बिल्कुल निःशुल्क रूप से कवर करते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर को और इस चैप्टर के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक चेतना का विकास कैसे हुआ, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं कि पूरी दुनिया में ये क्यों महसूस किया जाना शुरू किया गया कि भाई अब पर्यावरण खतरे के निशान तक आ चुका है, हमें इसके संरक्षण या कंजर्वेशन को लेकर एक तरह का क्या करना चाहिए, ग्लोबल कॉन्शियसनेस या एक वैश्विक चेतना का विकास करना चाहिए। उस वैश्विक चेतनाओं में कई तरह की मीटिंग्स, कई तरह की बैठकें, कई तरह के प्रस्ताव, कई तरह के आप कह सकते हैं कि समझौते हुए जिस पर कुछ अमल किया गया, कुछ विवादास्पद भी है, उसकी चर्चा की जाने लगी और 60 के दशक से शुरू होते होते आज एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। क्या रीजन रहा है, क्या इसके कारण रहे हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। फिर बात करेंगे कि भाई वनों की कटाई का पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी व्हाट आर द निगेटिव इफेक्ट्स। खासकर यहाँ इफेक्ट ही नहीं, यहाँ निगेटिव इफेक्ट की बात होनी चाहिए कि भाई क्या क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ा है इन्वायरमेंट पर, किस चीज का, डिफॉरेस्ट्रेशन का या वनों की कटाई का। आप जानते हैं कि जब भी पर्यावरण संसाधन की बात होगी, जब भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस की बात होगी, तो वन या फॉरेस्ट की बात ना हो तो सारी बात अधूरी है। आपको ये अच्छी तरह पता है कि जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो जीवन का सबसे आधार मूल स्रोत हैं, सबसे बेसिक स्रोत हैं एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए या एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। या आप लाइफ की सस्टेनेबिलिटी ही नहीं सोच सकते हैं अगर वन ना हो। तो इनकी कटाई का क्या प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है या पड़ा, इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की जाएगी। फिर बात होगी कि वैश्विक पर्यावरण विमर्श में भारत का दृष्टिकोण क्या है, यानी जो पूरी दुनिया में एक डिस्कशन का दौर चल पड़ा है कि भाई हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो भारत का उस पर क्या टेक है। क्योंकि हमने ये बहुत बार चर्चा में देखा है, बहुत जगह सुना, ये हमने महसूस किया है कि पूरी दुनिया में दो तरह के आपको देश दिखाई पड़ेंगे, एक विकसित जिसको आप डेवलप्ड नेशन बोलते हैं, एक विकासशील, ठीक है। एक आपको क्या मिलेंगे, विकासशील यानी डेवलपिंग नेशन। अब इन दोनों नेशंस में और खास करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में एक भिन्नता पाई जाती है विचारों में। क्या भिन्नता पाई जाती है भाई? पहला ग्रुप ये बोलता है कि हाँ, पर्यावरण में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, समस्याएं आ चुकी हैं, सबको मिलजुल के सॉल्व करना चाहिए। विकासशील देश, भारत जैसे देश ये बोलते हैं कि बात ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा अपने आप को विकसित किया है, तो आपने ज्यादा पर्यावरण का दोहन किया है, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। इस तरह के कई मुद्दे हैं। भारत का अन्य अन्य बिंदुओं पर अलग अलग दृष्टिकोण है जिसकी चर्चा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का दृष्टिकोण इस ओर हमेशा है, हर हाल में है कि पर्यावरण का संरक्षण हो और भारत उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। भारत ने कई कदम भी उठाए हैं, इसकी बात भी करेंगे। फिर आएगा सवाल थोड़ा मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी का मतलब यह है कि किसी भी स्थान विशेष पर इंडिजिनियस लोग कौन है। जैसे कहा जाता है कि इस स्थान पर ये लोग सबसे मूलवासी थे और बाद में बाकी लोग आए हैं, तो इन्हीं लोगों का हक पहले होना चाहिए। तो उस विषय पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे।
परंपरागत और साझी संपदा या संसाधनों पर संघर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप कह सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी है या शेयर्ड प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया की, जैसे मान लीजिए वायुमंडल हुआ, बाहरी अंतरिक्ष हुआ, समुद्री सतह हुआ, ये किसी एक देश की जागीर या प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस साझी संपदा को लेकर क्या विचार विमर्श है पूरी दुनिया में, या इस पर लेकर कोई अगर संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर क्या क्या टेक लिया गया है, उस पर क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे। फिर देखेंगे कि विश्व की राजनीति में पर्यावरण का कैसे महत्व बढ़ रहा है। थोड़ी पर्यावरण आंदोलनों की चर्चा करेंगे, यानी कौन से वो रिवोल्यूशंस हुए जो पर्यावरण को लेकर हुए। जैसे आपने बहुत फेमस एक आंदोलन का नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, तो ये बड़ा फेमस रूप से हुआ। तो जरा सा ऐसे आंदोलनों की भी चर्चा और उदाहरण के स्वरूप से समझने का प्रयास करेंगे। फिर समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूल जनता जो है, यानी इस पूरी दुनिया में एक विकास की बात हो रही है, औद्योगिकरण की बात हो रही है, बहुत हाई फाई टेक्निक की बात हो रही है, लेकिन जो आखिर जनता है वो अभी भी मार्जिनलाइज है, हाशिए पर खड़ी है। हाशिए पर खड़ी है का मतलब ये है कि भाई उनको अभी भी बहुत चीजों से वंचित रखा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं marginalized citizens in contemporary world। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीजों को हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देके चलना है, और ये सारी चीजें हम लगभग क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पर बात करके हम इस पूरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी हमने क्या क्या डिस्कशन करेंगे इसकी तो एक भूमिका, एक रूपरेखा देख ली। दूसरा हम ये चर्चा करेंगे इसी बात से कि भैया पर्यावरण की ये चिंता क्यों हो रही है, क्यों 1960 के दशक से ये महसूस किया जाने लगा कि भाई अब हमें पूरी दुनिया में एक पर्यावरण को लेकर विमर्श तैयार करना पड़ेगा, और उस विमर्श को तैयार करना अगर पड़ेगा तो उसको लेके फिर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, और जब स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ तो वहां से फिर आगे कई तरह के समझौते और बातचीत। फिर 1992 में हमने पृथ्वी सम्मेलन देखा जिसमें हमने एजेंडा 21 की बात की, और ये सारी चीजें आई। क्यों आखिर? इसलिए कि कृषि योग्य भूमि का लगातार कम होना जारी था। देयर वॉज अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द फार्म लैंड्स, या आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चरेबल लैंड, ऐसे लैंड, ऐसी भूमि जिसमें एग्रीकल्चर की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, वो भूमि लगातार कम हो रही थी। वो भूमि लगातार कम क्यों होने रही थी? इसके 2-3 कारण हैं। प्रदूषण, जनसंख्या दबाव, ठीक है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये ऐसे कारण थे जिन कारणों से जो खेती की जमीन है वो कम होती जा रही थी। आज भी आप देखिए तो आपके शहर या गांव में अगर आप रहते हैं तो उसके आसपास की जमीनें लगातार, जहां पहले खेती होती थी, अब आप जाके देखेंगे तो वहां घर बन गए हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों की घर बनाने की जरूरत पड़ी, उनको बिजनेस खोलने की जरूरत पड़ी, तो खेती की जमीन पे सब काम होने लगा, वहां फैक्ट्री, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज लग गई, शहर बस गए, जनसंख्या बढ़ रहा था, प्रदूषण के कारण भी जमीनें जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब होने लगी। 1960 के दशक में ही भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज होने लगे, पूरी दुनिया में इस तरह के प्रयोग हो रहे थे, उससे जमीन की गुणवत्ता कम हो रही थी। तो ये सारी जो चीजें थी वो लगातार कृषि योग्य भूमि को कम कर रही थी, तो पर्यावरण की चिंता होने लगी। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल न मिलना। आ रही बात समझ में? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य जारी किए हैं, सतत विकास लक्ष्य, ये 17 लक्ष्य हैं, उसमें एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना भी एक जिम्मेदारी मानी गई है, लक्ष्य माना गया है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए माना गया है कि स्वच्छ जल को आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये देखा गया यूएनडीपी की रिपोर्ट में कि भैया लगभग 70 करोड़ जनता, अब तो ये संख्या और बढ़ गई होगी, थोड़ी पुरानी ये आंकड़े हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बहुत ज्यादा है। भारत जैसा देश आप सोच लीजिए जहां पर इतनी नदियां हैं, अच्छा मानसून का बारिश है, बहुत सारे इलाके हैं जहां लोगों को 1-1 किलोमीटर अभी भी जाके पानी लेके आना पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर लगातार नीचे होता गया,
कई सारे ऐसे, जैसे उदाहरण से आप समझिए कि जैसे भारत में जब हरित क्रांति आई तो बहुत ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास किया गया, तो उसमें खेतों में फसल को उगाने के लिए खूब सारा इरिगेशन या जल की जरूरत पड़ी, पानी का जरूरत पड़ा। तो जितना ट्यूबवेल से आप पानी निकालेंगे ग्राउंड वाटर उतना नीचे आएगा। आप आज अपने घर में पूछ के देखिएगा, या आप खुद समझ सकते हैं, आपके पापा दादा जब रहे होंगे तो शायद 40 फुट 30 फीट पे पानी मिल जाता होगा, लेकिन आज अगर आप बोरिंग कराएं तो पहली बात तो शायद पानी ना मिले, मिले तो भी तो 150 फीट नीचे। तो ये जो पानी का न मिलना, स्वच्छ जल का न मिलना, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। वनों की कटाई से पर्यावरण और जल चक्र का असंतुलित होना। जल चक्र बोलते हैं किसको? वाटर साइकिल को। अब वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल का मतलब ये होता है कि नदी, तालाब, इन जगह स्रोतों से पानी क्या होता है, वाष्पीकरण से ऊपर जाता है, फिर बारिश बन के गिरता है। ये जल चक्र है। इसमें वृक्षों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पेड़ प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया को भी संचालित करते हैं। तो ये जल चक्र का असंतुलित हो रहा था। ओजोन परत का लगातार कम होना। ओजोन परत क्या है? अब देखिए, पृथ्वी से मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो यहां से ऊपर कई लेयर है। तो आप 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक लेयर पड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक गैस पाई जाती है, ओजोन, ठीक, जिसको O3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैस जो होती है ये ऊपर वायुमंडल में बनी रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये गैस है, ये पूरी गैस बनी हुई है यहां पर, है ना, ये पूरी गैस का लेयर है। अब क्या हुआ, ये क्या काम करती है? तो जो ये सूरज होता है ना आपका, जो पूरा सूरज होता है, मान लीजिए ये पूरा सूरज है, ठीक है, और सूरज से किरणें निकलती हैं। तो बहुत सारी किरणें जो होती हैं वो नॉर्मल किरणें होती हैं जो पूरी धरती पर आ जाती हैं। ऐसे किरणें धरती पर आ गई, ठीक, लेकिन इसमें एक पैरा बैगनी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो बहुत खतरनाक होती है, और वो यही ओजोन पर रुक जाती है, ये यहीं पर रुक जाती है। अगर ये वापस धरती पे आ जाए तो यहां पर लोगों को बहुत सारे स्किन कैंसर और समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन इस ओजोन लेयर में भी धीरे धीरे क्या होने लगा, इस ओजोन लेयर में भी धीरे धीरे छेद होने लगा। यहां पे धीरे धीरे छेद होने लगा, और ये अब धीरे धीरे नीचे आ रही है पृथ्वी तक, और लगातार ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसके बढ़ने का कारण क्या है? खास करके जब आप कूलिंग रेफ्रिजरेटर, एसी ये सब चलाते हैं तो उससे एक गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक HCFC भी निकलती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ये गैसेस जाकर उस ओजोन लेयर से टकराकर और रिएक्शन करते हैं, उससे वो छेद फटती है। और पहली बार अंटार्कटिका रीजन जो है, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, ठंडा प्रदेश, वहां उसके ऊपर ओजोन में छेद देखा गया। इससे गहरी चिंता व्यक्त की गई। तो ये ओजोन परत लगातार कम हो रही है, ये भी एक चिंता का कारण हो गया कि भैया अब तो पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। और या अभी हमें सोचना चाहिए समुद्र तटीय प्रदूषण का बढ़ना। कोस्टल एरिया जितने हैं वहां पर क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा इसमें दिखाई देता है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण ये वाटर प्रदूषण से ही मिलके, मतलब क्या है, समुद्र में इतने ज्यादा रॉ मटेरियल्स और कूड़े कचड़े फेंके गए हैं कि समुद्रों में कई जगह प्लास्टिक का वो बन गया है, टापू बन गया है, और मछलियां बहुत प्लास्टिक की चीजों खाती हैं, और पूरा कोस्टल एरिया जो है वो गंदगी से भरा पड़ा रहता है। तो इससे जो वहां के जल जीव है वो सब परेशान होते हैं। तो ये जो कारण है, इन कारणों से हमें पर्यावरण की चिंता हुई है। इसीलिए हम इस चैप्टर के बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर फिर कई सारा काम हुआ है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास क्या किए गए हैं, इसका भी एक परिचय आप जान लीजिए, ताकि आगे आप डिटेल में देखें। एक, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण जो है 1960 से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। 1960 में पूरी दुनिया में इसका पॉलिटिकल स्पेस देखा गया। पहले कोई पॉलिटिकल स्पेस का मतलब क्या है, पॉलिटिकल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि पहले आपस में वैज्ञानिक तो बात करते थे, सरकारें बात नहीं करती थी। जब तक सरकार, गवर्नमेंट या स्टेट इन्वॉल्व ना हो, पॉलिटिकल कैसे होगा? लेकिन 1960 से अब देश की सरकारें इस पर बातचीत करना शुरू कर चुकी थी। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक बुक छापी, लिमिट्स द ग्रोथ या लिमिट्स टू ग्रोथ एक शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। और इस पुस्तक में बहुत डिटेल में बताया गया कि कैसे एक मिसमैच है आर्थिक विकास का और प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे एक मिसमैच दिखाई दे रहा है कि जिस तेजी से आप आर्थिक विकास कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से आप प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं। और यहीं से फिर बातचीत शुरू हो गई धीरे धीरे टिकाऊ विकास की। टिकाऊ विकास, या इसका नाम हम कहते हैं सतत विकास, इसको एक और नाम से जानते हैं धारणीय विकास।
ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसे विकास की प्रक्रिया जिसमें आप आज के डेट में तो विकास कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की संतति या जनरेशन के संसाधनों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। डेवलपिंग आवर टुडेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ कमिंग जनरेशंस। आने वाले जो संतति या आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं के साथ खिलवाड़ किए बिना अपने विकास को करना, यह सतत विकास कहलाता है। ठीक, तो ये एक प्रयास किया गया, पुस्तक प्रकाशित हुई और पूरी दुनिया में इस पर बातचीत शुरू हुई। ठीक बात, ये लिमिट्स टू ग्रोथ है, ध्यान रखिएगा। यूएनईपी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। ये सब नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, इसने बहुत सारी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है यूएनओ का, बहुत सारी बैठकें और कार्यक्रम इन्होंने कराई और फिर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया, ये स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन का एक शहर था स्टॉकहोम, यहां पर पहली बार यह सम्मेलन कराया गया एक विश्वव्यापी स्तर का पर्यावरण को लेकर, लेकिन जिसमें लगभग 150 देशों ने भाग लिया था। अराउंड 150 कंट्रीज मेजरली पार्टिसिपेटेड। बहुत सारे इसमें वॉलंटियर्स और स्वयंसेवक भी आए थे, बहुत सारे इसमें एनजीओस के लोग। तो 1972 में स्टॉकहोम में यह पहला सम्मेलन इसके बारे में किया गया, एक पहला प्रयास किया गया। फिर इसमें उसके बाद क्या हम देखेंगे कि 1992 का एक पृथ्वी सम्मेलन या रियो घोषणा पत्र आया और इसमें बात की गई एजेंडा 21, जिसमें 21 तरह के लक्ष्य एजेंडों की बात की गई पर्यावरण से संबंधित। यह रियो सम्मेलन ब्राजील में एक शहर है, रियो डी जेनेरियो। 1997 में फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया और इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, इनको कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। ठीक, ये क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो शहर में होगा 1997 में। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसका प्रभाव क्या है, बहुत बेसिक में अगर आप जानना चाहें तो जैसे होता क्या है कि फिर वही बात, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक, और यहां पर क्या है, यहां पर मान लीजिए ऊपर सूर्य है। ठीक बात, अब सूर्य से जितनी रोशनी आती है, एक तरफ रोशनी आती है और फिर वो क्या करती है, इसलिए वापस भी जाती है। ठीक है, बहुत सारी रोशनी वापस भी जाती है। अब मान लीजिए गर्मी आएगी और तुरंत वापस चली जाएगी, तब तो यहां पे एक ठंड का रेगिस्तान हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा पूरा। तो एक जो टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर चाहिए जीवन जीने के लिए, वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रकृति ने कुछ गैसेस दिए हैं एटमॉस्फेयर में, नेचुरल गैसेस दिए हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे ओजोन, ठीक, जैसे HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के कुछ गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इस तरह के गैसेस क्या करते हैं कि कुछ गर्मी को रोक लेते हैं। जो गर्मी सूर्य से नीचे आकर ऊपर जाती है उसको थोड़ा रोक लेते हैं, तो पृथ्वी का एक टेम्परेचर मिनिमम बना रहता है ताकि हम आप जी सकें। अब हुआ क्या कि हमने औद्योगिकरण में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन सभी गैसेस का और ज्यादा उत्पादन शुरू कर दिया। उत्पादन मतलब जब इंडस्ट्रियल काम होता है तो ये गैसेस निकलती हैं, तो जितनी गर्मी पृथ्वी पर रहनी चाहिए उससे ज्यादा गर्मी होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सन रेज यहां पर रुकने लगी। तो इससे क्या होगा, इससे जन्म लेगा कौन सा चीज, वैश्विक, ये आपने अब चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा वैश्विक ताप। जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, वैश्विक ताप बढ़ेगा। वैश्विक ताप, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग, आपने बहुत सुना होगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। एक बड़ा समस्या होगा कि तटीय देशों के डूबने का डर।
अब समझ में आया कि क्यों सब देश मिलके और बात करने लगे कि नहीं नहीं पर्यावरण पे बात होना चाहिए। इसलिए कि भैया आप यहां पर बनाते रहिए मिसाइल एटम बम, देश ही डूब जाएगा तो मुंह देखते रहिएगा। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल इस पर बात हुआ कि नहीं नहीं ग्रीन हाउस गैसेस को थोड़ा कम किया जाए। फिर 2009 का कोपेनहेगन सम्मेलन भी हुआ और 2015 का पेरिस जलवायु सम्मेलन सीओपी इसको बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये 2015 में पेरिस, फ्रांस के पेरिस में आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए थे। तो ये सारे प्रयास जो हैं वो लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए जाते रहे हैं और जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण रूप से इस पूरे चैप्टर को बनाने में आपके लिए एक काम करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे। एक ज्ञान रंजन स्वाई का एक बहुत अच्छा कोट है कि जैव विविधता के नाश, भू विस्तार में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रत्यक्ष प्रमाण के बावजूद हम अभी भी ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जो इन समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ेगी और प्राकृतिक संसाधनों का प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे सामने पर्यावरण की समस्याएं बढ़ेंगी। वो ये चता रहे हैं कि भाई आज भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं जब आबादी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति उपभोग, यानी हर आदमी को जब संसाधनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब हमारे सामने और दिक्कतें आएंगी। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। अपनी आवश्यकता के लिए यहां पर पर्याप्त है, पर लालच के लिए नहीं। पर हम लालच की दुनिया में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा वृद्धि के चक्कर में कई देशों ने इस पर्यावरण का नाश कर दिया है। तो अब बेसिकली ये हमारे पूरे चैप्टर का परिचय था कि क्यों पर्यावरण के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण की चिंता करने की आवश्यकता किन बिंदुओं के कारण हुई और उस पर क्या क्या प्रयास शुरू किए जा चुके हैं अब तक, जिसमें स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर और 2015 का आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस जलवायु समझौते तक ये एक प्रयास हो चुका है। छिटपुट अलग अलग प्रयास भी हुए, ये तो वैश्विक स्तर का है। तो अब हम पहले शुरू करते हैं कि भाई वनों की कटाई का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्या है। अगर मान लीजिए पेड़ों को काटा जा रहा है तो ये कैसे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं या कैसे पर्यावरण को निगेटिवली इफेक्ट करती हैं, इस पर थोड़ी चर्चा देखनी जरूरी है। अब देखिए यह निराशाजनक है कि हाल के वर्षों में वनों की तेजी से कटाई हो रही है। ज्ञातव्य है कि भारत का 21.7 ही वन क्षेत्र है, जबकि पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लीजिए इसमें वन और वृक्ष दोनों जोड़ दें, वन प्लस वृक्ष, आप कहेंगे सर वन में भी तो वृक्ष होते हैं, हाँ, लेकिन अलग से जो वृक्ष हैं छोटे मोटे ज्यादा अलग अलग, उनको भी जोड़ दें तो लगभग 24% भारत का पूरा वृक्षादन है। लेकिन केवल वनों की बात करें तो 21.7% जमीन पर भारत में क्या है, वनों की मात्रा है। होना कितना चाहिए, लगभग यूएनईपी के अनुसार 33% होना चाहिए किसी भी देश में वनों की संख्या, तब वहां का पर्यावरणीय संतुलन ठीक माना जाता है। वन भू क्षेत्र की प्राकृतिक छतरी है और इस रूप में ये वर्षा की बूंदों से होने वाले क्षरण से पृथ्वी को बचाते हैं। तो सबसे पहला काम वन क्या करते हैं, कई काम है वनों के। पहला आप समझिए, एक छतरी का काम करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, सारे कंसेप्ट को एक साथ मिलाना होगा आपको। जैसे आपने शुरू में देखा ना कि कृषि योग्य भूमि घट रही है, क्यों? क्योंकि उस भूमि की गुणवत्ता घट रही है। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है। मृदा अपरदन कहते हैं इसे, मृदा अपरदन या क्षरण भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ऊपर से बहुत बारिश हुई और खूब बारिश हुई और मिट्टी वहां की दह गई, तो वहां का उपजाऊ मिट्टी ऊपर का पार्ट निकल गया। लेकिन अगर वहां पे पेड़ या वृक्ष होंगे तो वो एक छतरी का काम करेंगे और पहले बूंदें पेड़ पर गिरेंगी, फिर तो मिट्टी को उतना नुकसान नहीं होगा, प्रेशर से नहीं गिरेगी पानी। वर्षा की बूंदें पहले पत्तों पर गिरती हैं, जिससे पृथ्वी पर गिरते समय उसकी गति कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में भूमि को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि क्षरण की संभावना बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त वन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के धुएं से बढ़े कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पृथ्वी के तापमान में कमी लाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप समझ लीजिए। शायद आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार बता देता हूं, सारे प्रोसेस को मैं आपको ठीक से बता देता हूं। देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। लेट्स सपोज कि मान लीजिए आप इसको ठीक से समझिए, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए ये अपना क्या है, सूर्य है।
ठीक, ये हो गया सूर्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये हो गई अपनी पृथ्वी। ठीक, ये हो गई अपनी पृथ्वी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ में आ रही है बात? ठीक है, पृथ्वी। अच्छा, अब ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी। अब होता क्या है कि ऊपर से कुछ किरणें नीचे आती हैं। आ रही बात समझ में? यहां से लेट सपोज ये क्या है, किरणें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जब ये किरणें आती हैं तो बीच में एक लेयर पड़ता है। ये हो गया आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ओजोन। मान लीजिए ये एक लेयर है यहां पर, और ये है ओजोन। ये क्या हो गया, ओजोन हो गया। अच्छा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये ओजोन हो गया तो यहां पर कुछ पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से। ये ऐसे आएंगी, यहीं से वापस चली जाएंगी, आएंगी, यहीं से वापस चली जाएंगी, आएंगी, और इसी ओजोन लेयर से वापस चली जाएंगी। ये जो ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं इनको, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये वापस, लेकिन एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये ओजोन लेयर हो गया, पूरी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन ये जो किरणें आ रही हैं वापस, ये किरणें भी वापस जाती हैं। ये भी ध्यान रखिए, जो सूर्य की सामान्य किरणें हैं ये भी यहां से वापस उठना शुरू होती हैं, यहां तक आएंगी, कुछ ऊपर निकल जाएंगी, कुछ यहीं तक रुक जाएंगी, कुछ ऊपर निकल जाएंगी। अब ये जो रुक गई, ये जो पृथ्वी पर पूरी किरण आई, ये यहां पर रुक गई क्योंकि यहां पर भी एक गैस की लेयर है। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी एक गैस की लेयर है, यहां पर भी एक गैस की लेयर है, और ये होता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है ग्रीन हाउस गैस, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें होता है ओजोन, इसमें भी ओजोन रहता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओजोन होगा, इसके अलावा मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ये कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो नॉर्मल जो हीट यहां पर आई है, जो गर्मी आई है, उसको रोकते हैं वायुमंडल के ऊपर। इसलिए रोकते हैं क्योंकि अगर ये नहीं रोकेंगे तो यहां पर एक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम ठंडा प्रदेश बन जाएगा, कोई गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होती है, हमने क्या बोला, हमने समस्या तब बोला जब औद्योगिक प्रतिष्ठानों के धुओं से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए इन्होंने गैस को रोक लिया नेचुरल तरीके से, और तापमान मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठीक है, अब अचानक क्या हुआ, यहां पर उद्योग लगे हैं, ये बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। ठीक है, और उद्योगों से क्या हो रहे हैं, आपके कारखाने बन रहे हैं। तो लेट सपोज उद्योगों को भी बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये बने हैं उद्योग, ठीक है, आ गई बात समझ में? अब ये जो उद्योग हैं, इन उद्योगों से भैया क्या निकल रहा है, बहुत सारा धुआं। उन उद्योगों से बहुत सारा धुआं निकल रहा है। जब बहुत सारा धुआं निकल रहा है तो ये क्या निकल रहा है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीजें निकल रही हैं। अब पता चला कि पृथ्वी पर ऑलरेडी ये गैसेस थी और ये भी आकर अब इसी में मिल जाएंगी, तो अब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी
जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये और क्या होगा, और गर्म होगा, और ये 25 डिग्री कहां पहुंच जाएगा, हो सकता है 30 डिग्री से सेल्सियस पहुंचे, फिर एक दिन 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, और फिर एक दिन 70 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाए, क्या जानता है कोई। और फिर क्या होगा, पूरी तरह से यहां पर जो निर्णय, जो यहां इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, वो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, वो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो रिजल्ट निकल कर आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी पृथ्वी जो है, इसको कह सकते हैं आप कि यहां पर वैश्विक ताप हो जाएगा, वैश्विक ताप, पूरी धरती और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी, और इसका नतीजा ये हो जाएगा कि जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। यही कंसेप्ट है कि इंडस्ट्री, आप लोग बार सोचते हैं ना कि इंडस्ट्री से धुआं निकलता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे। ये धुआं ऑलरेडी इस पृथ्वी पर है, लेकिन होता क्या है कि ये धुआं इंडस्ट्री से जब और बढ़ता है तो उस केस में ये वैश्विक तापमान और ये जो सूर्य की किरणें वापस जितनी जानी चाहिए उससे ज्यादा रुकने लगती हैं, उससे ज्यादा गर्मी रुकने लगती है, और पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। यही केस यहां पर बताया गया है कि वन औद्योगिक प्रतिष्ठानों से धुएं से बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पृथ्वी के तापमान में कमी लाते हैं। ये कौन करता है, ये पेड़ करते हैं। तो मान लीजिए अब होता क्या है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, अगर मान लीजिए ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत निकल रही है, तो जो वन होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहां पर पेड़ है, ठीक, तो ये पेड़ जो है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। कैसे, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन भैया जब आप पेड़ को ही काटते चले जाएंगे, ये पेड़ में जलते चले जाएंगे, तो आप मुझे बताइए, आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, पेड़ है नहीं, तो तापमान में कमी कैसे आएगी। तो वैश्विक ताप दबा के होता है। पूरा ग्लोबल वार्मिंग का खेल यही है, बस और कुछ नहीं। अगर आप समझ गए होंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो दो फायदे पेड़ों से होते हैं। एक, जो हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं अपने उद्योगों से, उसको वो क्या कर देते हैं, सोख लेते हैं, और हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। वनों की कटाई का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके मुख्य दुष्प्रभाव क्या है, भूस्खलन की बढ़ती दर। जो भूस्खलन क्या होता है, एक तरह से जिसको कहते हैं कि लैंडस्लाइड अंग्रेजी में कहते हैं। मान लीजिए पेड़ रहेंगे तो जमीन को पकड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे तो जमीन भरभरा के गिरता रहेगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। नदी के तलहट में वृद्धि नदियों के किनारे अगर पेड़ रहेंगे तो नदी उसको काट नहीं पाती है जमीन को, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पूरे धरती को, जमीन को, खेत को काटती हुई चली जाएगी। ये सब उसके दुष्परिणाम हैं। बाढ़ और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि, कभी खूब बाढ़ आएगी, कभी खूब सूखा आ जाएगा। फसलों को क्षति कई तरह से होता है। हवाओं को पेड़ रोकते हैं, वो नहीं रुकेगा तो खूब फसलों को आंधी तूफान नुकसान पहुंचाएंगे। भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने से उत्पादन में कमी। पेड़ के पत्ते गिरते हैं, जमीन में गिर के खाद बनते हैं, वो नहीं होगा, भूमि की फर्टिलिटी कम होगी। औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की कमी। बहुत सारे उद्योग हैं जिनका काम लकड़ी से होता है, वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो कैसे कच्चा माल मिलेगा। इमारती लकड़ी की आपूर्ति, जितने बड़े बड़े मकान भवन बनते हैं उन सब में लकड़ियों की जरूरत होती है। अगर ये वृक्ष नहीं रहेंगे तो किसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। और पहले तो स्लीपर्स बनते थे, जो क्या नाम है, ये ट्रेनों के पटरियों के बीच, उसमें भी काम आता था। पशुओं के लिए चारे की कमी, वृक्षों से बहुत सारे चारे मिलते हैं। तो अगर ये आप वनों की कटाई आप करेंगे तो पर्यावरण पर इसका इस तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी चर्चा यहां पर की गई, जो बहुत सीरियस है। ठीक है, तो एक तो हमने ये वनों को लेकर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वनों का जो पूरे वैश्विक तापमान को बढ़ाने और घटाने में जो उसका रोल है, इस रोल की चर्चा अभी हमने यहाँ डिटेल में की थी। मुझे लग रहा है कि ये भी आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बातचीत और चर्चा हम करेंगे कि पूरी दुनिया में इस वैश्विक चेतना का विकास, कि भाई पर्यावरण की संरक्षण की जरूरत है, ये कैसे हुआ, इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, या ये कितना महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। तो हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, औद्योगिकरण, रासायनिक उर्वरों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने पर्यावरण को गंभीरता से प्रभावित किया है। आपने बहुत बार सुना होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, क्या मतलब हुआ? हरित क्रांति का मतलब यह हुआ,
यह पहले शुरुआत की अमेरिका से नॉर्मन बोरलॉग ने, और भारत में एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। जब देखा गया कि भाई उत्पादन कम हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा हैं, तो क्या किया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो एक नई तरह के बीज आई जिसको बोलते हैं HYV सीड्स, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्ड मतलब होता है उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन करने वाले बीज। अब ये बीज जब लाए गए खासकर गेहूं और धान के, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने लगी किस चीज की? रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स की। उसमें कीड़े लगते थे, उसको मारने के लिए कीटनाशक छिड़किए थे कि कीड़े ना लगे। हाई इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा उसमें सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इससे क्या हुआ, इस चीजों ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया। भारत भी अगर उदाहरण ले तो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा और भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया खाद्यान्न के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन से। लेकिन इसने पर्यावरण का गंभीरता से दोहन किया। कैसे दोहन किया? ये जितने रासायनिक उर्वरक और फर्टिलाइजर्स हैं, सब ने जमीन की उर्वरकता पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर हर तरह से बुरा असर डाला। केमिकल था, अधिक से अधिक जल का प्रयोग या इरिगेशन करना पड़ता था। तो आप जाके देख लीजिए पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जहां ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वहां का जल स्तर नीचे चला गया। तो इस चीजों ने क्या किया है, एक बहुत ज्यादा पर्यावरण को जब खतरा पहुंचाया तो पूरी दुनिया को लगने लगा कि अरे ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर इससे एक चेतना जगी। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में आवास और स्वास्थ्य के खराब स्तर, कुपोषण की स्थिति ने विश्व को इस बात के लिए बाध्य किया कि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। तो लोगों को लगा कि भाई देखिए, अगर इतना लोगों की आवास की समस्या हो रही है, स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, लोग कुपोषित हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्यावरण में जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ रहा है। इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, अब उस तरफ बढ़ते हैं कि भाई इस महत्वपूर्ण विचार विमर्श के बाद क्या क्या कदम उठाया जाना शुरू किया गया और किस किस तरह के सम्मेलनों की चर्चा या गठबंधन और समझौतों की चर्चा होनी प्रारंभ हुई। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम जो स्वीडन का एक शहर है, उसका ये महत्वपूर्ण, उस शहर में हुई इस महत्वपूर्ण सम्मेलन और मीटिंग की हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जो एक कह सकते हैं आप कि पहला सुनियोजित, सुसंगठित और एक किसी एजेंडा पर बात करने के लिए पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1962 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि मानव पर्यावरण की क्षति को सीमित करने तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अब आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो सबसे बड़ी इकाई है वो महासभा होती है, जिसमें 193 जितने सदस्य हैं सब उसमें बैठते हैं, संसद की तरह होती है। तो इस सम्मेलन से 10 वर्ष पहले 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि हमें क्षेत्रीय स्तर पर, हमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि किस तरह हम पर्यावरण का संरक्षण करें। यहां से भूमिका बनी थी। इस निर्णय के तारतम्य में जून 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। So first time the environment conference was organized at a Stockholm city of Sweden in 1972 in corresponding to the resolution passed by the General Assembly of the United Nations in 1962 that there should be the regional, national and international aspirations and there should be attempt to provide a conservation to the environment। इस संदर्भ में यह हुआ था। तो सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में नदी जल के प्रदूषण, वायुमंडल और खाद्य पदार्थों के प्रदूषण, शस्त्रीकरण की होड़, रासायनिक युद्ध प्रणाली, नाभिकीय परीक्षण और औद्योगिक बस्तियों के विकास पर चिंता व्यक्त की गई। अब देखिए, कई बार हमको क्या होता है ना कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कई सब्जेक्ट्स के आलोक में बात करनी पड़ती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा सा मैं आपको एक संदर्भ बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे मुद्दे क्यों रखे गए उस समय। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, हमने कई बार इसकी चर्चा की है, और 1945 से 1991 तक इस दुनिया में चल रहा था शीत युद्ध। ये भी हमारे सब्जेक्ट का ही पार्ट है। ये शीत युद्ध किसके किसके बीच में चल रहा था? ये शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच, या सोवियत संघ जो था, रूस तो बाद में आया, सोवियत संघ, उसका हेड रूस था, प्रतिनिधित्व करता था। ठीक, अब ये दोनों देश
एक दुनिया में दो धड़ा बना रहे थे, दो बाइपोलैरिटी, दो ध्रुव बना रहे थे, जिसके लिए वो बार बार क्या कर रहे थे, कई तरह के नाभिकीय परीक्षण, कई तरह के रासायनिक यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, ये सारे वेपन्स की ये क्या कर रहे थे, एक तरह से इनको टेस्ट कर रहे थे, इनको बना रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, और इससे पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा था। तो इस आयोजन में ये सारी चीजें भी शामिल की गई कि हमें इनसे भी बचने की जरूरत है। इसमें एक ऐसी कार्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें जीवन रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, शहरों की मलिन बस्तियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों की सिफारिश की गई। तो जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियां थी, जो आप कह सकते हैं गंदी जो प्रदूषण था, प्रदूषण आपको पता है कई तरीके का होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तरह तरह के प्रदूषण है। सबसे बचने के लिए एक कार्य योजना, एक काम करने के तरीके की बातचीत की गई। तो पहला प्रयास रियो डी जेनेरियो स्टॉकहोम 1972 सम्मेलन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देखा गया रियो डी जेनेरियो 1992, यानी 20 साल बाद, जो रियो डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जो शहर हुआ कहां पर, ब्राजील में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 3 से 13 जून 1992। ठीक, इसी दौरान 5 जून को घोषणा की गई पर्यावरण दिवस की, पर्यावरण दिवस, और पहला पर्यावरण दिवस 1973 में 5 जून से मनाया जाना शुरू किया गया। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 3 से 13 जून तक 1992 में चला था। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई कि हम अब 5 जून को क्या मनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बात की चर्चा की गई, इस बात की घोषणा की गई। रियो सम्मेलन आयोजन ब्राजील की पूर्वी राजधानी रियो डी जेनेरो में 3 से 13 जून की अवधि में किया गया। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के उपरांत जारी घोषणा पत्र को रियो घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। ठीक है अच्छा, रियो घोषणा में पर्यावरण और विकास को परस्पर अंतविलंबित माना गया और पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के अधिकार और कर्तव्य का निरूपण किया गया। तो ये कहा गया कि देखिए, सबसे पहले तो पर्यावरण और विकास, हमें दोनों पर बराबर बल देना है। विकास इस तरह नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण की कीमत पर हो, और मैंने आपको पहले बताया कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी बातें पहले हो रही थी, धारणीय विकास की। तो ये कहा गया कि भाई देखिए, हमें राष्ट्रों को कुछ अधिकार भी देने हैं और साथ में कर्तव्य भी देने हैं, यानी कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है कि पर्यावरण की देखभाल, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। इसमें कुछ क्या बातें शामिल थी, तो सतत विकास या संपोषी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। तो यह माना गया कि इफ वी हैव टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी, इज कंपल्सरी। तो कहा गया कि अगर भैया आपको सतत विकास लेकर चलना है तो पर्यावरण की सुरक्षा करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के लिए विकसित देशों की अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी बनती है, इस पर भी बातचीत की गई। और यहां से धीरे धीरे मुद्दा थोड़ा गड़बड़ाने भी लगा, क्योंकि विकसित देश ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, भले ही उन्होंने ज्यादा दोहन किया था, इसमें कोई दो राय भी नहीं था। 18वीं शताब्दी से ही इंग्लैंड जैसे देश औद्योगिक क्रांति कर रहे थे, अमेरिका औद्योगिक क्रांति कर रहा था, तो क्यों नहीं उनको होना चाहिए। तो यहां पर यह चर्चा की गई कि देखिए, जो डेवलप्ड नेशन हैं उनको ज्यादा यहां पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए, और इसलिए हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। हमारे देश में एक आपने सुना होगा पर्यावरण मंत्रालय है जो इसकी देखभाल करता है। हमारे देश में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो पर्यावरण से मुद्दों को सुनता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राज्यों के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 19, तो इस तरह के कई सारे हमारे यहाँ कानून बने भी। तो राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए और इसको क्षति पहुंचाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। शांति, विकास और पर्यावरण रक्षण एक दूसरे पर अविलंबित और अविभाज्य है। तो ये कहा गया कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, और ये शांति इसलिए कि अभी युद्ध जस्ट खत्म ही हुआ था, तो ये बोला गया कि पीस, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों चीजों का एक सामंजस्य होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। इन तीनों चीजों को हम साथ लेकर ही विकास को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं या विकास की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा,
फिर इसके बाद नंबर आया क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक, तो हमने क्या देखा, स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, और फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो, जापान का शहर क्योटो है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 1997 तक आयोजित किया गया, जिसमें 150 राष्ट्रों ने सहभागिता की। ठीक बात। इन देशों के प्रतिनिधियों ने विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत ग्रीन हाउस गैसेस, यही ग्रीन हाउस गैसेस जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा था, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को क्या किया, कम करने के लिए, सीमित करने के लिए एक संधि का प्रारूप तैयार किया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा गया कि भैया देखिए, हमें एक ऐसी संधि बनानी पड़ेगी जिससे हम क्या करें, क्लीन एनर्जी की तरफ चलें, और हमें ग्रीन हाउस गैसेस को धीरे धीरे कम करना है। ये जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्सर्जन अमेरिका करता है, तो हमें कहीं ना कहीं अब इस बात पर विचार करना होगा कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम नहीं किया तो वैश्विक ताप या ग्लोबल वार्मिंग जैसी परेशानियों से हमें जूझना पड़ेगा। इसकी चर्चा यहां पर की गई। अब इनकी क्या मुख्य बातें थी? प्रोटोकॉल में उत्सर्जन स्तर, एमिशन लेवल था, इसके विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए। यह प्रावधान किया गया कि सन 2012 तक अमेरिका अपने उत्सर्जन स्तर में 7%, यूरोपीय संघ के सदस्य 8%, कनाडा 6%, जापान 6% की कमी लाएंगे। ध्यान से देखिए, जो देश ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं उनको ज्यादा बोला गया है। 1996 में हो रहा है, 97 में हो रहा है, बोला गया कि 2012 तक आपका जो एमिशन लेवल है, जितना आप ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं, उसमें से 7%, 8%, 6% अलग अलग देशों को बोला गया कि आप उसको कम करेंगे। रूस को अपने उत्सर्जन स्तर 1990 के स्तर पर लाने के लिए कहा गया। रूस को बोला गया कि आप 1990 तक जितना निकालते थे ग्रीन हाउस गैस उतना निकालेंगे। ठीक, तो सबको एक जिम्मेदारी दी गई। विकासशील देशों के लिए ऐसा कोई स्तर नहीं निर्धारित किया गया, परंतु यह कहा गया कि अपने उत्सर्जन स्तर का मापन अवश्य करें। कटौती सभी ग्रीन हाउस गैसें के बारे में लागू होगी। तो ये बोला गया कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन सभी ग्रीन हाउस गैसेस को, देखिए ये गैस और उसका प्रभाव ने बताया था, सूर्य से कैसे रोशनी आ रही है, वापस जा रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इस रोशनी को थोड़ा बहुत इसी में रोक लेती हैं, है ना। और अगर इसको नहीं रोकी और ये गैसेस अगर बढ़ती जाएंगी तो और इसमें ये जो है क्या नाम है, और गर्मी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल में 2-3 बातें स्पष्ट थी। स्पष्ट रूप से ग्रीन हाउस गैसेस पर चर्चा की गई, उसको कम करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा यह प्रयास किया गया कि जो विकसित देश हैं, जिसमें अमेरिका को बोला गया कि 2012 तक वो 7% की कमी करे, रूस कम से कम 90 के दशक तक अपने उत्सर्जन को ले आए कि जितना 90 में करता था, यूरोपीय संघ को 8%, जापान को 6% तक ग्रीन हाउस गैसेस कम करने के लिए बोला गया। और विकासशील देशों को बोला गया कि आप अपने ग्रीन हाउस गैसेस कितना निकाल रहे हैं इसको मापते रहिए और इस पर अपनी एक नजर रखिए। अब तक 157 राष्ट्र क्योटो प्रोटोकॉल या संधि की पुष्टि कर चुके हैं। भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। वो नालायक क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि हम सबसे ज्यादा इसमें डिफॉल्टर हैं। ये देश कानूनी आधार के स्थान पर स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि भाई जितना हम कम कर सकते हैं उतना करें, आप कंपल्सरी मत करें कितना % करें। अब बात आई किसकी? कोपेनहेगन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 2009 की। तो दिसंबर 2009 में तीसरे सप्ताह में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ और इसकी समाप्ति पर कोपेनहेगन घोषणा पत्र जारी किया गया। 28 राष्ट्रों द्वारा निर्मित घोषणा 188 द्वारा सीमित इसको स्वीकृति प्रदान की गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पैदा प्रदूषण 2 डिग्री से कम करने का लक्ष्य होना चाहिए, जितना कि पूर्व औद्योगिक समाज में था। बिल्कुल ठीक बात। तो यह बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो प्रदूषण हो रहा है, उससे जो तापमान वृद्धि हो रही है, उसको कम से कम 2 डिग्री और कम किया जाए। जो औद्योगिक क्रांति के पहले की स्थिति थी, तापमान जो औद्योगिक क्रांति से पहले था उतना तक ले आया जाए। कोपेनहेगन घोषणा के अंतर्गत विकासशील देशों की इस संदर्भ में सहायता करने के उद्देश्य से $30 बिलियन के फास्ट स्टार्ट फंड की स्थापना की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर यह बोला गया कि देखिए, विकासशील देशों के लिए इतना आसान नहीं है कि वो अपने विकास के परिस्थिति को रोक के और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें और फिर उससे जो है वो पहले की स्थिति पाई जाए, तो उनको कुछ मदद करनी पड़ेगी। तो $30 बिलियन के एक फंड बनाया गया कि इससे उनकी मदद की जाएगी। ठीक, विकसित देशों ने इस फंड में योगदान करने की घोषणा की। जापान और यूरोपीय यूनियन ने इस फंड में क्रमशः 15 और $10.5 बिलियन देने की घोषणा की। तो जापान ने बोला कि हम $15 बिलियन देंगे, यूरोपीय यूनियन ने बोला हम $10.5 बिलियन देंगे, अमेरिका ने इसमें $1 बिलियन देने का वचन दिया। तो ये कोपेनहेगन सम्मेलन था। अब आते हैं पेरिस जलवायु सम्मेलन, जो बहुत रिसेंट है। इसके कुछ और रिसेंट प्रोग्राम्स भी हुए हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट 2015 में हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
और यहां क्या हुआ, 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के मध्य विश्व के 190 देश फ्रांस की राजधानी पेरिस में एकत्रित हुए ताकि विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कोई समझ बनाई जा सके। सम्मेलन में सभी देश कार्बन उत्सर्जन के स्तर में जल्द से जल्द कमी लाने पर सहमत हुए। अब तो मामला और बिगड़ ही रहा है, तो सहमत तो होंगे ही और होना पड़ेगा, नहीं तो मरेंगे। तो 2015 में बोले कि ठीक है भैया, चलिए कार्बन को हम और कम करते हैं, उत्सर्जन इसका कम करेंगे। यह निर्णय किया गया कि ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोत के बीच संतुलन बनाया जाए, यानी ग्रीन हाउस गैस जहां से निकल रहा है उसके सोर्स जो है उस पर एक बैलेंस किया जाए। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न बढ़ पाए, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा न जाए। फिलहाल राष्ट्र वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस करने पर सहमत हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कम करने पर सहमत हुए हैं। यह भी तय हुआ कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकासशील देशों को हर वर्ष 100 अरब डॉलर की मदद की जाएगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो अब 100 अरब डॉलर की मदद की बात चल रही है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन जैसे विकासशील देश 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे के लक्ष्य और भविष्य में 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के पक्ष में कभी नहीं थे और न आज है। तो चीन और भारत के इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा गैसेस को कम करने में, उससे हमारी औद्योगिक विकास रुक सकती है। इतना आसान नहीं है कि हम इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोक सके, क्योंकि हमारी सारी विकास की चीजें भी चल रही हैं। तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हम तुरंत इतना कार्बन उत्सर्जन कम कर पाए। ये देश लंबी अवधि के लिए कोयले से ईंधन हासिल करने की अनुमति चाहते थे। ज्यादातर देशों ने अपनी ओर से शीघ्र ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए लक्ष्य घोषित किया है और इसके लिए बजट भी रखा है। तो कई देशों ने ये एक लक्ष्य बनाया कि हम इतने दिनों में इतना कम कर लेंगे ग्रीन हाउस गैस, इसके लिए हमारे इतना बजट की जरूरत पड़ेगी। भारत स्वयं भी इसमें सम्मिलित है, तो भारत भी ये प्रयास कर रहा है कि इसमें हम कंट्रीब्यूट करें, लेकिन एक निश्चित दायरे में। एक अचानक में हम इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि हम अपने एमिशंस को कम कर लें बहुत ज्यादा। अब देखिए, ये सारे प्रयासों में ना एक टकराव है। ये पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत भी हालांकि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध के देश और उत्तरी गोलार्ध के देशों में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जो विकसित देश हैं, यूरोप के देश, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को, पर जिम्मेदारी लेने में लगता है कि सब जिम्मेदारी लें। जो विकासशील देश वो कहते हैं कि भैया हमारा अभी विकास बाकी है, आपने तो सारा विकास कर लिया, अब हमको बोलना है कि कार्बन कम निकालो, तो हमारे लिए इतना संभव नहीं है। भारत की पहल पर पेरिस में 122 देशों का सौर गठबंधन कायम हुआ, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के प्रस्ताव पर हुआ, जिसमें यह कहा गया कि एक सौर गठबंधन बनाया जाए जहां सूर्य की किरणें ज्यादा हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में, वो इसका इस्तेमाल कर सके ठीक से। अब तक हुए शोध के आधार पर लगभग 98% वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के गर्माने और जलवायु का परस्पर संबंध है। ग्लोबल वार्मिंग का आशय समूचे ग्रह के तापमान में बढ़ने से है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है पर्यावरण के बैलेंस बिगड़ने से ही होती है और पूरे तापमान के बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जबकि जलवायु परिवर्तन से आशय जलवायु के लक्षण में परिवर्तन है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल जो तापमान है, जो विश्व का तापमान है, उसका बढ़ जाना, और जलवायु परिवर्तन मतलब बारिश का तेज या कम होना, लेट या पहले आना, इसके अलावा गर्मी सर्दी का अलग अलग तरीके के सीजनल वेरिएशंस, ये सारी चीजें आती हैं। जलवायु के जो लक्षण है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। इन लक्षणों में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, लंबे समय तक बनी रहने वाली मौसमी अवस्थाएं शामिल हैं। ये सब गड़बड़ाती हैं तो जलवायु परिवर्तन होता है। सरल शब्दों में, जब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पृथ्वी गर्माती है तो जलवायु परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वैश्विक तापमान भी बढ़ने लगता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक कार्यसूची क्या है, ठीक, यानी कौन कौन से वो कार्यसूची है पूरी दुनिया में जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाई गई। तो क्या है, कार्बन उत्सर्जन को सीमित करना, ऐसी तकनीक का विकास किया जाए जिससे पर्यावरण प्रभावित ना हो। जैसे इसमें खास करके एक आता है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब है स्वच्छ एनर्जी, स्वच्छ शक्ति, जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो। पर्यावरण प्रदूषण को हर प्रकार से रोकना, चाहे वो वायु है, चाहे जल प्रदूषण है, चाहे मृदा प्रदूषण है। वनों की अधिकतम रक्षा करना और जितने वन कटे उतने लगा देना। वायु, जल तथा थल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। पर्यावरण शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये चैप्टर आप पढ़ भी रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित जो शिक्षा है, उसकी जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो बढ़ाया जाना चाहिए।
संपोषित विकास को एक उद्देश्य के रूप में स्थापित करना, यहां कुल मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। ठीक, इसकी बात की गई है। राष्ट्रों को एक ऐसी ही तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित करना जो पर्यावरण को दूषित ना करे। जलवायु, जैसे सौर ऊर्जा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, नॉन रिन्यूएबल जो, और खास करके जो ऐसी एनर्जीज हैं जो किसी तरह के पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। वायु शक्ति जो है, यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जीज। जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत चुनौती का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शोध और प्रयास में समन्वय की स्थापना की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं होगा तब तक एक राष्ट्र नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि पर्यावरण क्या है? एक साझा संपत्ति है। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, पर्यावरण क्या है? एक साझा संपत्ति है। साझा संपत्ति मतलब किसी एक का नहीं है। इसमें शोध होना चाहिए, बार बार रिसर्च होनी चाहिए और सभी को मिलकर इसमें प्रयास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम चलेंगे, वो है परंपरागत और साझी संपदा या संसाधनों पर संघर्ष। यानी जो साझा संपदा है, जो शेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो एक आदमी की नहीं सबकी हैं, इस पर क्या हम कदम ले सकते हैं, इस पर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या संघर्ष है और उसको बचाने के लिए भी क्या उपाय हैं, इस पर थोड़ी सी बातचीत और चर्चा करते हैं। अब देखिए, हर राष्ट्र अपनी संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी होता है। ठीक बात, जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, ये अपना प्यारा भारत ही ले लीजिए, तो अब इस प्यारे भारत के अंदर जो भी उसकी प्राकृतिक संपदा होगी उस सब का मालिक हम भारत रहेगा। इसलिए किसी राष्ट्र में विद्यमान पर्वत, नदियां, वन, खनिज आदि राष्ट्र की संप्रभुता के अधीन होती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता यानी सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो चीज है उससे संबंधित सारे निर्णय हम लेंगे। हमारे देश के जल संसाधन, हमारे देश के वृक्ष, हमारे देश के पर्यावरण पर क्या करना है, कैसे असर डालना है, ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ संपदा ऐसे भी हो सकती है जो राष्ट्र के विशेष के न होकर पूरे मानव समुदाय की हो। जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहां पर मान लीजिए कि लेट सपोज यहां श्रीलंका हो जाए और बीच में ये जल आ जाए, तो नियम तो है कि 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भारत का रहेगा, इधर का श्रीलंका का रहेगा, बीच का पानी किसका है? क्या किसी देश का है? इसी तरह ऊपर आकाश में चले जाइए, आकाश का जो अंतरिक्ष है वो किसका है? क्या ऐसा कुछ डिसाइड किया गया है? ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर किसी एक की संप्रभुता नहीं होती, किसी एक की मलकियत नहीं होती, बल्कि वो पूरे मानव समुदाय से संबंधित होती है, पूरा जो ह्यूमन कम्युनिटी होती है उसका होती है। इसे ही साझी संपत्ति या कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं, जो किसी एक देश की नहीं है, जो किसी एक राष्ट्र या राज्य की नहीं है, सबकी है। संयुक्त, जैसे एग्जाम्पल के लिए संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी, ये क्या है? साझी संपदा है। एक देश के अंदर की बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए तालाब है तो किसी एक घर का थोड़ी है, वो सबका होगा। चूल्हा है, उस पर सब खाना बना रहे हैं, है ना। कोई मैदान है, उस पर सब खेल रहे हैं। चारागाह में सबके पशु है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सबका अधिकार है। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें या जगहें हैं जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार या एक देश के संप्रभुता के बाहर है। इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। जैसे वायुमंडल, अंतरिक्ष, खुला समुद्र, अंटार्कटिका, ये सब क्या है? ये सभी लोग मिलकर इसका नियमन करते हैं। अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, वहां सभी देश अपना लैब खोल के कुछ देश बैठे हुए हैं। हमारे भी लैब्स थे गंगोत्री के नाम से। लेकिन अब क्या है, ये जो आप चीजें देख रहे हैं इस पर कोई एक देश नहीं बल्कि सभी देश अपना रेगुलेशन करते हैं, सभी देश मिलकर नियम कानून बनाते हैं और सभी देश इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। तो ये मानवता की एक साझी विरासत है, जो सबकी विरासत है, जो किसी एक की नहीं है, सबके लिए बनाई गई है। वैश्विक या साझी संपदा की सुरक्षा के सवाल पर राष्ट्र एक मत नहीं है, ये बात ठीक है। यही मैं चर्चा पहले भी कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि कोई चीज अगर सबका है तो उस पर सुरक्षा उसकी कैसे की जाए, इस पर एक मत नहीं है। क्यों नहीं है? कोई राष्ट्र कहेगा इस पर मेरा ज्यादा अधिकार है, कोई राष्ट्र कहेगा मेरा ज्यादा अधिकार है। जब उस पर अधिकार की बात आएगी, जब कर्तव्य थोपा जाएगा कि ठीक है बचाने के लिए ये करना है, तो पीछे हटेगा। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जैसे अंटार्कटिका की संधि हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है जिसमें खास करके ओजोन गैस के बारे में बात की गई, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991। ये कुछ ऐसे समझौते हैं जो इन साझी विरासत से संबंधित हैं, साझी विरासत में उत्पन्न हुए खतरों से संबंधित हैं और उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए।
मानवता की साझी विरासत पर कोई राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह वर्चस्व नहीं कायम कर सकता, इसीलिए इस पर संघर्ष भी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ये जो भी मानवता की साझी संपत्ति है, इस पर कोई एक राष्ट्र का तो अधिकार हो नहीं सकता, तो बार बार इस पर खींचतान चलती है। जैसे अभी आपने सुना होगा दक्षिण चीन सागर, अंग्रेजी में कहते हैं साउथ चाइना सी। अब देखिए, बहुत सारे दक्षिण एशियाई देश कहते हैं कि भाई हमारे देश के आसपास का समुद्र है तो हमारा हुआ, चीन कहता है सारा समुद्र मेरा हुआ। तो ये साझी विरासत पर इस तरह के बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। उदाहरण के लिए कतिपय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि अंटार्कटिका उनके अधीन है। अगर अंटार्कटिका को ही ले लिया जाए, जो उपमहाद्वीप अंटार्कटिका है, बर्फ पूरा है, तो बहुत सारे देश कहते हैं कि ये तो मेरा जमीन है, यहाँ तो मेरा कब्जा है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों की भरमार है, परंतु किसी राज्य का अधिकार नहीं है कि वह यहाँ खनन का दोहन करे। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन कोई एक देश उस संसाधन को तो निकाल नहीं सकता। दूसरे देश मना करेंगे कि भाई यहाँ पर तो ये तुम्हारा कैसे, फिर मेरा भी है, फिर मेरा भी है। तो ये जो साझी संपदा है, साझी जो ये विरासत है, इसको लेकर खींचतान, इसको लेकर संघर्ष, इसको लेकर बातचीत हमेशा होती रहती है, जो एक विवाद का मुद्दा हमेशा बनी रहती है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसमें मानव मात्र को प्रलय का मुंह देखना पड़ेगा। बाहरी अंतरिक्ष मानव मात्र की साझी संपत्ति है, तो अगर ऊपर का ये देखा गया कि अगर भाई साझी संपत्ति का संरक्षण सभी मिलकर नहीं करेंगे तो प्रलय के मुंह तो देखना ही पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि क्या होगा, सब उसका दोहन करेंगे। अब बाहरी अंतरिक्ष को अगर लिया जाए तो ये भी मानव मात्र की साझी संपत्ति है, परंतु ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध है जहां राष्ट्रों ने इसका उपयोग अपने राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशंस बनाते हैं, अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजते हैं, वहां पर बहुत सारे। अब आजकल एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, स्पेस पॉल्यूशन भी आ गया है। कैसे हो क्या रहा है, बहुत सारे सैटेलाइट और उपग्रह भेजे जा रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, संचार के उपग्रह होते हैं। कुछ साल तक वो चलते हैं, फिर वो खराब हो जाते हैं, लेकिन वो नीचे तो गिरते नहीं है, पूरे वायुमंडल में और पूरे अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहते हैं। तो इससे अंतरिक्ष का भी दोहन हो रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। और क्योंकि वो साझी संपदा है, किसी एक राष्ट्र का अंतरिक्ष तो है नहीं, तो इस पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, दोहन सभी कर रहे हैं। वायुमंडल तथा खुला समुद्र भी मानव मात्र की साझी संपत्ति है, यद्यपि राष्ट्र अपने हितों की दृष्टि से इसका दुरुपयोग करते रहते हैं। समुद्र को भी क्या होता है, लोग मछली पालन के लिए, लोग उसमें से तेल निकालने के लिए खूब उपयोग कर रहे हैं, लेकिन है ये साझी संपदा, ये किसी एक राष्ट्र की नहीं है। और इसको हमेशा लगातार आप देखिए कि समुद्र में तेल का रिसाव होता है, उसका प्रदूषण होता है। कोरल रीफ्स आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, जो बहुत जरूरी है समुद्रों के लिए, बहुत सारे कोरल रीफ्स मर रहे हैं, और समुद्री जो पूरा एक्वेटिक सिस्टम है, जो पूरा जल सिस्टम है, वो पूरा खत्म और प्रभावित हो रहा है। शक्तिशाली राष्ट्र वायुमंडल तथा खुले समुद्र में परमाणु परीक्षण करके पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक बात है। बहुत सारे परमाणु परीक्षण हो रहे हैं जल के भीतर, वायुमंडल में इस तरह के कई सारे प्रक्षेपण हो रहे हैं, सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं साझी संपदा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। इस संदर्भ में आंशिक परीक्षण प्रबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968 यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, राष्ट्रों के परमाणु परीक्षण पर काफी सीमा तक प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन आज भी ये जो हथियारों की दौड़ है, जो परमाणु रिएक्टर्स हैं, परमाणु परीक्षण है, ये अभी भी इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी यह पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता का असर पड़ा है। उत्तरी गोलार्ध से मतलब आप विकसित राष्ट्रों का ले लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील या अल्प विकसित। इनमें जो अंतर है, भेदभाव है, अंतरिक्ष के दोहन को लेकर बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जो विकसित देश हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। तो जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, उतना ज़्यादा वायुमंडल और अंतरिक्ष दोनों को नुकसान हो रहा है। आप देख लीजिए कितने प्रक्षेपण कितने जो है मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, कितने उपग्रहों का हम सैटेलाइट छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, कितने औद्योगिक हम डेवलपमेंट के कारण अपने वायुमंडल को या समुद्री सतह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साझी विरासत का दोहन कर रही हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी तरह नदी जो है वो राष्ट्र की एक साझी संपत्ति है। नदियों को लेकर बहुत विवाद होता है, भारत में भी आप देख लीजिए कई नदियों को लेकर अलग अलग राज्यों में विवाद है। नदियों को लेकर दो देशों के बीच में विवाद है। जैसे महादायी नदी को आप गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला आप जानते हैं, इस तरह कई कृष्णा गोदावरी। तो किसी नदी के जल का प्रबंधन उसी राष्ट्र या राष्ट्रों द्वारा किया जाना चाहिए जहां से होकर नदी बहती है। ठीक
सभी को उसका ये नहीं कि कोई एक राष्ट्र उस नदी का मुंह मोड़ दे और उस पर डैम बना दे और डैम बना के पानी रोक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तेल एक प्राकृतिक संसाधन है, मुख्य रूप से इसके भंडार पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों में है। सन 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इराक का दमन किया ताकि तेल का आवागमन बिना किसी अवरोध के जारी रहे। इसी कारण अमेरिका ने 2003 में पुनः इराक पर आक्रमण किया। सामुद्रिक क्षेत्र में भी प्रत्येक राष्ट्र का अपना क्षेत्राधिकार होता है। तो अब मान लीजिए कि जो वैश्विक संपदाएं मिली हुई हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है तेल जैसा, उस पर कोई राष्ट्र अगर दादागिरी करे, वो सबको न शेयर करना चाहे, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, सामुद्रिक क्षेत्र में भी हर राष्ट्र का अपना एक एरिया होता है। मैं बताया अभी वही कि मान लीजिए जैसे ये भारत है और इसके चारों ओर समुद्र है, तो जो 12 नॉटिकल माइल है, 1.89 किलोमीटर के आसपास एक नॉटिकल माइल होता है, वहां तक उस देश की समुद्री सीमा मान ली जाती है। उसके बाद तो उसको उतना अधिकार नहीं है। उस क्षेत्र के प्राणियों पर उसका अधिकार होता है, परंतु खुला समुद्र जो होता है, ओपन सी, यानी 220, खासकर 12 नॉटिकल माइल के बाद और 220 नॉटिकल माइल के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी खत्म हो जाता है और पूरा ये साझी विरासत हो जाती है, महासमुद्र आ जाता है और वहां किसी एक देश की संपदा नहीं बल्कि वो साझी संपदा मानी जाती है। कोई भी राष्ट्र समुद्र में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे अन्य देशों को कोई हानि हो। अब यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि किसी भी राज्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। तो ग्लोबली एक्सेप्टेंस तो हुआ है कि हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना है कि लोगों को नुकसान पहुंचे, हानि पहुंचे, ऐसी कोई प्रयास नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम इससे पार नहीं पा रहे हैं, अभी भी इस तरह की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मूलवासी और उनके अधिकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियस पीपल और उनके राइट्स। मूलवासी क्या है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मूलवासी पर्यावरण के साथ क्यों जुड़ता है? क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से ही वो रहता है। वो पर्यावरण में बहुत परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं करता है और संसाधनों का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि उनके रहने बसने को लेकर बहुत सारा पॉलिसी बनाई जाती है, पूरी दुनिया में चर्चा होती है, कई बार उनको हटाया भी जाता है, इसलिए मुद्दा राजनीति का भी हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 1982 में इनकी एक प्रारंभिक परिभाषा दी और इन्हें ऐसे लोगों का वंशज माना जो किसी मौजूदा देश में बहुत समय से रहते हुए आ रहे हों। जो जैसे मान लीजिए कोई देश है, कोई जगह है और वहां पर कोई पहले से लोग, वहां की जनजातियां रह रही हैं और कोई दूसरा जाके बस जाए, तो वो मूलवासी कौन होगा? जो जनजाति होगी वही मूलवासी होगी। तो संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है कि जो बहुत दिनों से वहां रहते आ रहे हैं वही वहां के मूलवासी होंगे। विश्व के अनेक देशों में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वहां शताब्दियों से वास कर रहे हैं, अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बनाए हुए हैं तथा आधुनिक सभ्यता या जीवन शैली की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कालांतर में किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से कहां आए और मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया। ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत दिनों, जैसे भारत में एक थ्योरी चलती है कि आर्य बाहर से आए, पर ऐसा थ्योरी ये कन्फ्लिक्टिंग है। बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि भाई बाहर से लोग आए और वहां के मेन लोगों को हटाकर और खुद बस जाएं। तो आज भी ये मूलवासी अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक शैली में जीवन यापन कर रहे हैं। तो खास करके इसमें जनजातियों का नाम मुख्य आता है। ठीक, तो ये जो जनजाति हैं ये अपने उसी पुराने तौर तरीके, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ, अपने उसी जीवन शैली के तरीकों के साथ जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपने ध्यान में रखना है। भारत सहित विश्व के अनेक हिस्सों में कुल मिलाकर लगभग 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं। फिलीपींस के कोर्डिलारा में लगभग 20 लाख मूलवासी वास करते हैं। चिली के मापुशे नामक मूलवासी की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटकाओं में पर्वतीय में 6 लाख आदिवासी निवास करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो मूलवासियों या आदिवासियों के हैं। उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाले मूलवासियों की संख्या 3.5 लाख है। पनामा नदी के पूर्व में कुश नामक मूल निवासी 50,000 की तादाद में है और अन्य देशों में मूलवासियों को मताधिकार प्राप्त हो गया है और अपनी संस्थाएं भी बना ली हैं। तो जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, वो अलग अलग देशों में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। उनको मताधिकार भी है, विशेष अधिकार भी है, जो उसमें उनको छेड़छाड़ उनके तौर तरीकों से नहीं किया जाता। अब इसकी चर्चा पर्यावरण वाले चैप्टर में इसलिए की जा रही है कि ये जो मूल निवासी हैं ये पर्यावरण मित्र के तरह काम करते हैं, क्योंकि ये नई तकनीक, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण के संरक्षक भी हैं और पर्यावरण प्रदूषण के बेचारे शिकार भी हैं, क्योंकि जो इनकी मूल तौर तरीके जीने के हैं वो प्रभावित होती हैं अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और ये खुद पर्यावरण के हिसाब से चलकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखे जाते हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं।
भारत में जनजातियों के लिए संसद और विधानमंडल में तथा सार्वजनिक सेवाओं में स्थान सुरक्षित है। आप शेड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी है भारत में, इसका रिजर्वेशन आपको पता है, तो हमारे संसद में, राज्य के विधानसभाओं में, इसके अलावा नौकरियों में इनको रिजर्वेशन है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा 2007 में मूलवासियों के अधिकारों की घोषणा की डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल को जारी किया है। इसमें उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आदि का जिक्र किया गया है। इसमें उनके प्रति भेदभाव का निषेध किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अपनी पृथक पहचान बनाए रखें और अपने ढंग से जीवन यापन करते रहें। तो इनको ये बताया गया है कि देखिए आप जो है एक मूल जीवन जी रहे हैं, एक बहुत पहले से जिस धर्रे पर और जिस रीति रिवाज से जीवन यापन करते आ रहे हैं वो करते रहिए, आगे इसमें लगे रहिए, और आपको जिस तरह की भी सहायता राज्य से, राष्ट्र से मिलनी चाहिए, सभी राज्य को, राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो जरूर उसको प्रोवाइड कराएं। ठीक, अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु के तरफ कि वैश्विक पर्यावरण विमर्श क्या है, यानी जो ग्लोबल डिबेट है एनवायरनमेंट को लेकर वो क्या है, और भारत का इसमें विमर्श क्या है, भारत का इसमें टेक क्या है, भारत कौन सी भूमिका इसमें निभा रहा है। ये बड़ी मजबूत और जरूरी बात है। तो वर्तमान समय में विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। तथापि अध्ययन दर्शाते हैं कि चीन और भारत का उत्सर्जन मौजूदा आंकड़ों को भी पीछे छोड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज के डेट में इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, लेकिन जिस रेट तेज से इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण भारत और चीन में भी हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद कभी अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें। तो 1960 के दशक के अंत में धीरे धीरे पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी और इसलिए भारत भी इसमें शामिल हुआ। अच्छा, 1960 में ही भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति भी आई, तो उसका भी प्रभाव धीरे धीरे भारत महसूस कर रहा था, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। भारत ने सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया। तो भारत का टेक, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए भारत ने उस पर अपनी सहमति जताई है। भारत, चीन और कुछ अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी। बाध्यता क्या है? जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में अभी हमने डिस्कस किया कि अमेरिका को 8%, जापान को 6%, यूरोपीय संघ को 7% कम करने की बात कही गई थी। तो ये बाधाएं तो भारत को नहीं थी, क्योंकि औद्योगिकरण की दौड़ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कोई खास योगदान नहीं था, तो इसलिए उनको थोड़ी रिबेट दी गई। लेकिन अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यावरणीय मामलों पर भारत ने पहला राष्ट्रीय प्रयास 1972 में किया, जब पर्यावरण नियोजन और समन्वयन संबंधी राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। तो 1972 में हमने भी एक समिति बनाई, पर्यावरण नियोजन और समन्वयन संबंधी राष्ट्रीय समिति। इस समिति को पर्यावरणीय समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए कहा गया। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने भाग लिया। तो भारत भी, जब विश्व चेतना जग रही थी पर्यावरण को लेके, तब से उसमें स्वर में स्वर भारत भी मिलाता रहा है, उसमें जुड़ा रहता रहा है, और भारत ने भी लगातार इस तरह के प्रयास जारी रखे हैं। इस सम्मेलन में हुई चर्चा से प्रभावित होकर सरकार ने 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह जोड़ा कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और उनका सुधार करेगा तथा वन और वन्य जीवनों को सुरक्षित रखेगा। ये डीपीएसपीज में एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, देश हमारे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। इस प्रकार 1976 में पर्यावरण को संवैधानिक आधार मिला और इसने पर्यावरण संबंधी मामलों में राज्य की शक्ति और न्यायपालिका के हस्तक्षेप को मजबूती प्रदान कर दी। तो जब कोई चीज आप संविधान में रखते हैं ना, तो एक बेसिस होता है उस पर लड़ने का, और न्यायपालिका को भी एक आधार मिला कि हम पर्यावरण के मुद्दे पर जब जजमेंट देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये पर्यावरण, हमारे ये संविधान का हिस्सा है। और बात निकलते निकलते यहां तक आ गई कि अब भारत में 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना। ठीक, जो ये क्या करता है कि पर्यावरण संबंधी सभी मुद्दों को अलग से सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसको पावर है, जजमेंट देता है और उसके लिए फैसले सुनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और जैविक प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। पर्यावरण नीति में एक बड़ा परिवर्तन 1992 में हुआ। भारत सरकार ने जल का वायु प्रदूषण अधिनियम के साथ पर्यावरणीय लेखा परीक्षण प्राधिकरण की स्थापना की। तो पर्यावरणीय लेखा परीक्षण प्राधिकरण की स्थापना हुई। उसके अलावा वायु प्रदूषण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो बनाया ही गया। भारत सरकार ने 2002 में एक नई वन नीति लागू की। इसमें वन संसाधनों के सदुपयोग, विकास, वनों और वृक्षों के जीवन का संरक्षण तथा वन संसाधनों की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भूमि की प्राप्ति के प्रावधान किए गए। तो इसमें यह कहा गया वन नीति में कि हम भूमि इकट्ठा करके जैव विविधता को बचाएंगे और इसके अलावा जो है हम वन संसाधनों की रक्षा करेंगे। तो भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ज़्यादा बनने लगी, उनको संरक्षित किया जाने लगा।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन संबंधित एक राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रतिपादन किया। यह कार्य योजना 8 प्रकार के मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तो मनमोहन सिंह ने एक कार्य योजना बनाई कि हम जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 8 पॉइंट्स की एक कार्य योजना बनाते हैं और वो कार्य योजना इन्वायरमेंट को बचाएगी। क्या क्या था उसमें? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की। विकसित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, अविकसित कृषि यानी कि अविच्छिन्न कृषि, जल संरक्षण, हिमालयी परिस्थिति के तंत्र की रक्षा, ग्रीन इंडिया, संपोषित प्राकृतिक वास का निर्माण, जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक योजनाकारी मंच की स्थापना। ये महत्वपूर्ण वो पॉइंट्स थे जो कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कि हम पर्यावरण के संरक्षण में ये कार्य करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर ये वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हमने देखा, जिस बिंदु के तहत हमने इस पूरे चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को समझा, एक एक कंसेप्ट को देखा कि भाई क्यों दुनिया में पर्यावरण को खतरा है, क्यों पर्यावरण को लेकर एक वैश्विक चेतना जगी तो कौन कौन से विचार विमर्श सम्मेलन किए गए, उसमें भारत का क्या रोल है, इन सभी चीजों को हमने डिटेल में देखा है। आई होप कि ये एक एक बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, डाउट या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। अगर कोई डाउट या समस्या नहीं है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ठीक है, कैसा लगा आपको चैप्टर पढ़ के ये भी बता दीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत खास है आपके परीक्षा के लिए। जाते जाते एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम में 100% निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। चाहे आप K-12 इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहें यानी किंडरगार्टन से 12th क्लास तक तो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है। अगर आप हिंदी माध्यम में कक्षा 7 से 12 की शिक्षा चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है। इसके अलावा कंपटीशन का चैनल है, IIT JEE है। और ये सारी शिक्षा आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप या हमारे YouTube मंच पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं, जहां आपको कोई कूपन नहीं चाहिए, कोई बाई नाउ नहीं कर रहा है, 100% फ्री है। हाँ, सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इनसे जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक और वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।